देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में मौर्य काल लगता है। मौर्य काल के सारे प्रश्न जो कि पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, मौर्य काल के सारे प्रश्न जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, यदि कोई लाइव आ जाए तो आप इनके जवाब दे सकते हैं। यदि कोई ऑफलाइन देखे तो आप पेन कॉपी ले लेना बाद में और अपने आंसर टिक करते जाना, जितने राइट हो। हेलो रेखा, जितने राइट हो और जितने रॉन्ग हो आप उसके हिसाब से टिक मार्क कर लेना। इंडियन हिस्ट्री में अपन करेंगे मौर्य काल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। आई एम फाइन। मौर्य काल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके सारे प्रश्न जो कि पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी जितने भी एग्जाम्स है जिनमें हिस्ट्री आएगी उनमें ये टॉपिक जरूर ही मिलता है, मौर्य काल से संबंधित। या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आएगी, या अन्य जो भी एग्जाम हो उनमें मौर्य काल टॉपिक जरूर मिलता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैनी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में, तो इसका राइट टिक मार्क कर रखा है मेरे द्वारा। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, यूपी टेट में पता नहीं रेखा जी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ लेख वो जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्मा महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस अभिलेख में या शिलालेख में किया गया है? अशोक द्वारा धम्मा महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? यदि कोई लाइव देख रहा है तो बता सकता है इसका आंसर। अशोक द्वारा धम्मा महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का पंचम में। द इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था? यानी अशोक के अलावा देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था कुणाल, संप्रीति, दशरथ या जालोक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? गुप्तचर, दास, पार्षद या व्यापारी? यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई लाइव है तो जवाब दे सकता है। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? गुप्तचर, दास, पार्षद या व्यापारी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, दास के लिए किया था कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग, दास के लिए। नेक्स्ट है मौर्य काल में उद्दक भाग था। मौर्य काल में उद्दक भाग था, एक सिंचाई कर, सीमा शुल्क, तीर्थयात्री कर, भिक्षुओं बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया दान। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में। मौर्य काल में उद्दक भाग था, एक सिंचाई कर का, सीमा शुल्क, तीर्थयात्री कर या बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया दान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन ए, सिंचाई कर था। मौर्य काल में उद्दक भाग है, ये एक सिंचाई कर था। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन यानी 48 नंबर। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है, ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ब है, स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार है। स है, यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। द है, अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है। तो दोस्तों अशोक का जो स्तंभ लेख है उसकी आपको आकृति बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, उसे क्वेश्चन आते हैं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब, स, ये तीनों सही है और द है वो गलत है। ठीक है, ए, ब, स तीनों सही है। ए, ब, स तीनों ही सही है। ठीक है, इसके और द गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा द। अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषा प्राकृत, अरेमाइक व ग्रीक या यूनानी है। ठीक है, द हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकृत किया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, नहीं तो ऑफलाइन होने के बाद कोई क्लास देख रहा है तो वो भी आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया था। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के ख्रोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला, शहबाजगढ़ी व मनसेरा, जूनागढ़ या कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ब, शहबाजगढ़ी व मनसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त या कुणाल। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और रिवाइज भी हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था ब, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। नेक्स्ट है 53 नंबर। इंडिका का लेखक कौन था। चाणक्य, सिकंदर, मेगस्थनीज या सेलुकस। ये रीट 2016 सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडिका का लेखक कौन था, तो इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। स हो जाएगा इसका राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम, पंचम, अष्टम या 13वां। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें पड़ोसी देशों का वर्णन है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है कि पड़ोसियों के लिए अपन यूज करते हैं एक शब्द तू तेरे मैं मेरे, मतलब 13वां। तो पड़ोसी देशों का वर्णन कौन से में किया गया है, 13वें में किया गया। आप याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। यानी मैकियावेली ने ग्रंथ लिखा था द प्रिंस, वैसे ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस ग्रंथ से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़ी भाई सुसीम की हत्या की? वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या शिवमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने की थी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सम्राट अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शन ए है चंडालिका, बी है चारुलता, सी है गौतमी और डी है कारुवाकी। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा द कारुवाकी ने सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? यदि कोई लाइव है आंसर देना चाहे तो दे सकता है, ऑफलाइन कोई देख रहा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर दे सकता है। 58 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ब तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला अभियान पर भेजा था। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ब है चंद्रगुप्त मौर्य, स है अशोक और द है अजातशत्रु। तो 59 का राइट आंसर अपन सबको पता ही है, कौटिल्य या चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य ही या चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया? कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें इतने जीव जंतु मारे गए थे कि बस उसके बाद अशोक ने हथियार त्याग दिए थे। तो बताइए किस धर्म को अंगीकार कर लिया था उसके बाद? बौद्ध, हिंदू, जैन या जुडिज्म। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अशोक सम्राट ने। ब हो जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक। तो इसका भी अपन को आंसर पता ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का स, चाणक्य ने की थी। साथ साथ कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी सांची सारनाथ में पड़ता है, ये सांची का स्तूप सारनाथ। ठीक है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। यानी सांची का स्तूप जो सारनाथ में है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है?
यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम या ईसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से समर्पित है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वर्ण बेल गोला जा करके और जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, सॉरी, स्वर्ण बेल गोला नहीं है, वो एक पहाड़ी है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही अभी। एक पहाड़ी है दक्षिण भारत में, वो वहां जाकर के इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और जैन किसी जैनी से इन्होंने दीक्षा भी ली थी। मैं वहां रॉन्ग बोल गया था। नेक्स्ट है 64 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ने। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल या कांकणी या दिनार? यदि कोई लाइव देख रहा है तो आंसर दे सकता है, यदि कोई ऑफलाइन देख रहा है तो भी आंसर दे सकता है। आप अपने आंसर मिलान कर सकते हैं एक पेन कॉपी लेकर के, जो रॉन्ग कितने होते हैं, राइट कितने होते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल, कांकणी या दिनार? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु है, वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो 67 का राइट हो जाएगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ठीक है, ए। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अशोक घोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखादत्त था। ठीक है, ब हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? तो 69 का आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने की थी। नेक्स्ट है 70 नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक समकालिक था अशोक के? अर्थशास्त्र का लेखक यानी चाणक्य की बात हो रही है, किसके समकालिक था? अशोक के, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के या कुणाल के? तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ब। नेक्स्ट है 71, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 72, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, तो ये अपन ने पीछे भी देख लिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष, शूद्रक या विशाखादत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का स।
विशाखादत्त, ठीक है। विशाखादत्त ने जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। तो राइट आंसर 73 का सी हो जाएगा, विशाखादत्त। नेक्स्ट है 74, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका 74 का राइट आंसर हो जाएगा स, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 5, 6, 7 या 9? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। ये सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं अपन वो मौर्य काल से संबंधित है और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि कोई लाइव देख रहा है तो कमेंट जरूर करना, आप ऑफलाइन देख रहा है तो भी आप कमेंट करना। नेक्स्ट है 73, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, आप याद रखना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आप टिक मार्क कर रहा हो कि आर्थिक जीवन से संबंधित नहीं। 76 का राइट आंसर ब हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है 77, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है, नहीं जरूर पढ़ना है अपन को। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये थे। नेक्स्ट है 78, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर, बराबर की 12 बार है, ये 12 बार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने या तांत्रिकों ने? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आजीविकों ने किया था। 80 नंबर है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यानी जो सांची का स्तूप है सारनाथ में वो किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खरगोन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप जो सारनाथ में है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 81, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हेरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिशेप? तो अशोक के जो शिलालेख है उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिशेप, द हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 82 नंबर, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर 83 का 305 ईस्वी हो जाएगा। ब, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन आपके सामने है। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा,
भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब युद्ध नीति को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 85 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा स, मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है, अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? तो कालसी, रुमंदई, विशिष्ट, कलिंग, राज्य देश या मास्की? तो मास्की और मास्की में मिलता है, मास्की, गुजरा, इस तरह का अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है। 87 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिस। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख ही है, ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो ये पाया गया था अफगानिस्तान में, ए। नेक्स्ट है 93 नंबर, अत्यंत पोलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया? तो इसका राइट आंसर बताइए। मिर्जापुर के समीप चुनार, लोरिया नंदगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा द। मेगस्थनीज का कथन है ये, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोटस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? सीरिया के एंटियोकोटस के प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था, सीरिया के एंटियोकोटस प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार ने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोटस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 13वां बृहद शिलालेख। 13वां बृहद शिलालेख।
जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया वही है। नेक्स्ट है 97, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए, प्रथम वृहद शिलालेख। 98 है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का शिलालेख। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, युद्ध नीति को त्याग दिया था, क्योंकि उसमें इतना रक्तपात हुआ कि अंदर से हिल गया था अशोक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि समय चाहे कि किसी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मेरी अपनी अंतशाला पर रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे मातम में मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यानी किसी भी टाइम मुझे सार्वजनिक यानी समाज के कार्य के लिए पुकार सकते हैं। ये कौन से शिलालेख में अंकित है? तो ये है 6वें शिलालेख में अंकित। नेक्स्ट 100 नंबर, निम्नलिखित में से मौर्य कला में सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा या चैत्य? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ है। निम्नलिखित में से मौर्य कला में सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। बहुत मीनाकारी की गई स्तंभों पर। नेक्स्ट है 101 नंबर, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महासतान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 102 नंबर, अशोक के मनसेहरा यानी मनसेहरा पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है इसमें। 103 नंबर है, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरेमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ओम प्रकाश जी वेलकम। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरेमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ए, सर ए कुन और कंधार। 104 नंबर है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा 15 में विभाजित है। हाँ ओम प्रकाश जी बिल्कुल राइट है। 105 नंबर है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है? तो गुर्जरा में है। मास्की और गुर्जरा ये दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। 106 नंबर है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र शुंग। तो ये थी मौर्य काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण 106 प्रश्नों की लाइव क्लास। जिन लोगों ने देखा उनका धन्यवाद। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में शेयर करना दोस्तों में, और आप देखना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।